प्यारे मंत्री कृष्ण बेदी जी आज मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हैं। मैं इनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। हमारे प्रदेश प्रवक्ता कौशिक जी पहुंचे हैं, राजरमन दीक्षित जी कैथल से हैं और प्रदेश के प्रवक्ता हैं, ये हमारे बीच में पहुंचे, इनका भी स्वागत करता हूँ। और आप सभी प्रेस वालों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज आप हमारे बुलावे पर पहुंचे तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। सर्वप्रथम तो आज भाई कुंडा मत लगाओ, इसको बार बार ऐसे बात होती रहेगी, डिस्टर्बेंस है, खुला रहने दो, कुछ नहीं होता। अब वाले कुछ नहीं जाना, सारा मीडिया में और अपने ही है। और आज पार्टी ने, सरकार ने तय किया था कि हमारे सभी प्रमुख मंत्रीगण जिला हेडक्वार्टर्स पर जाके प्रदेश के कल का जो बजट पास हुआ है, पेश हुआ है, उसके बारे में जाके पत्रकार साथियों से, जो समाज की भी आवाज है, जिनको समाज बड़ी शिद्दत से सुनता है, उन सभी के बीच में अपनी बात रखेंगे। और उसके साथ साथ पार्टी ने तय किया है कि पार्टी की जो प्रदेश के प्रवक्ता की टीम है हमारी, वो एक एक व्यक्ति जिला हेडक्वार्टर पे मंत्रियों के साथ रहेंगे। आज कैथल जिला के हमारे बहुत ही प्यारे हमारे साथी हैं राजरमन दीक्षित जी, लंबे समय से पार्टी की विचारधारा और सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इनका भी पार्टी ने जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र जिला में लगाई है। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय जिलाध्यक्ष तेजेंद्र जी का, हरियाणा सरकार के चेयरमैन भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी का, हमारे भाई सुशील राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल जांगड़ा जी, जय सिंह पाल जी, और हमारे ललित जी, सभी बैठे हैं कार्यकर्ता। और कुरुक्षेत्र के हमारे एससी मोर्चा के प्रधान भी यहाँ खड़े हैं, विशाल जी, युद्ध पात्रा जी, और सभी का मैं आपके इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सभी मीडिया जगत के साथी लोगों के लिए तो आप मीडिया के जुड़े साथी हैं, परंतु मेरा तो अपना परिवार है। व्यक्तिगत तौर पर आप सभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ लंबे समय से, और आप लोगों की दुआ और सहयोग से ही आज हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार सेवा करने का अवसर मिल गया। कल प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सौम्य मुख्यमंत्री, कर्मशील मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वित्त मंत्री के तौर पर 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया, उसके विषय में कुछ टॉकिंग पॉइंट्स के साथ मैं आपसे बात करूंगा। कोई जिज्ञासा आपकी होगी तो उसका रिप्लाई देने का काम करेंगे। मैं 5-4 मिनट में ही प्रमुख बिंदु आपके सामने आप सभी को मैं होली के पावन पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, शांति में हो, उन्नति में हो, तरक्की में हो, इसी में पिता परमात्मा से विनती करता हूं। कल जो हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने दूसरा बजट पेश किया, सर्वप्रथम तो मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा हरियाणा प्रदेश का 26-27 का बजट है, ये 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट, पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 10.28% बढ़ाकर ये बजट हमारे हुआ है। पिछली बार 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए का बजट, इसमें 10%, 10.5% की वृद्धि इस बार की गई है। और ये जो बजट है वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, ये जनवरी के महीने से लगातार उन्होंने, चाहे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारी एसोसिएशन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, हमारे सीएज हैं, हमारे व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, महिलाओं की बात रखने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं, गरीब एससी और बीसी और कमजोर वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, उन सभी से पूरी लंबी विचार विमर्श किया। और लगभग 2.5 महीने की एक्सरसाइज के बाद सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही इस बजट के अंदर जिस प्रकार के सुझाव और संशोधन करने की आवश्यकता हुई, उसके अनुरूप ये बजट उन्होंने तैयार किया। और 2047 का विकसित भारत का जो बजट, जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, उस सपने को साकार करने के अनुरूप हमारी बेसिक चीजें, किस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हो, हमारा व्यापार 2047 को अचीव करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करनी है,
किसी वर्ग को राहत देने की बात है, किसी को इस प्रकार से मेट्रो की यदि बात है, इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र की बात है, किसान की बात है, किसान की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की बात है, उन सभी के लिए सामूहिक रूप से और जितने हमारे संसाधन हैं, चाहे पानी के हैं, चाहे बिजली के हैं, चाहे हमारे कृषि के हैं, उन सभी संसाधनों का सही तरीके से हम हमारे प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकें और प्रत्येक को समान रूप से विकास करने में सहयोग सरकार की तरफ से मिले, इस सोच को लेकर यह बजट बनाया गया और यह बजट पेश किया गया। इसमें मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश के 2199 सुझाव मुख्यमंत्री जी को मिले और AI चैटबॉट पर 12,400 सुझाव प्राप्त हुए और 5,000 सुझाव को आज के अपने बजट में मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री के तौर पर उनको शामिल किया। 11 साल में प्रदेश की GDP 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में GDP 4,37,145 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2025-26 में अनुमानित GDP 13,67,769 करोड़ रुपए है और योजना विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस समय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि 9.5% है, जो देश के अंदर हाईएस्ट स्टेट्स में हरियाणा जुड़ता है। इसी प्रकार से राजस्व घाटा GDP का 1.9% था 2014-15 में और वर्ष 2025-26 में 1.33% था। 1.90% से घट के 1.33% हुआ और इस बार 26 और 27 में जो बजट राजस्व घाटा है वो 0.87% रहने की संभावना है और ये हमारी जो 11 साल की सरकार का बेस्ट मैनेजमेंट है। हमारी जो अर्थव्यवस्था की मैनेजमेंट की जो टीम है और सरकार की जो सोच है उसका ये सबसे बड़ा नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूं। और 2026 में से 31 तक केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा अब और अधिक बढ़कर 1.361% रहेगा और इस मुकाबले में 26 के मुकाबले में 24.52% की यह बढ़ोतरी होगी, जो सभी 28 राज्यों में सबसे अव्वल रहने की संभावना है। इसी प्रकार से हमने आज विश्व बैंक के वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से जो हमें मिलेगा वो 5,715 करोड़ रुपए हरियाणा को मिलेंगे और इसी प्रकार से हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए 2,716 करोड़ रुपए विश्व बैंक ने हरियाणा के लिए अलग से मंजूर कर दिए। और AI मिशन के लिए हरियाणा AI मिशन के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक AI का बड़ा प्रोजेक्ट हम क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए हम गुड़गांव में लगा रहे हैं, दूसरा पंचकुला में लगा रहे हैं, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ने 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति हरियाणा के लोगों के लिए मंजूर की है और इस मिशन में लगभग 1 लाख यूथ को हम AI की ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के लिए 1,837 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट एनेक्स का नाम से वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा के लिए मंजूरी दी है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2014-15 में कुल बजट का वास्तविक व्यय 84.45% था। मान लो 1 लाख रुपए हमने तय किए, उसमें से 84,045 रुपए हम खर्च किए थे 2014-15 की सरकार ने और 25-26 में जो हमने तय किया था टोटल अमाउंट खर्चा करने का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, स्कूल्स पे, यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेज पे, बड़े बड़े हाईवेज पे, चाहे इरिगेशन के जितने संसाधन हैं उन पे, हम इस बात में आज अव्वल है, हमारी सरकार की मैनेजमेंट अव्वल है कि 1 लाख रुपए का यदि खर्चा हमने तय किया था, अनुमानित बजट तय किया था, उसमें से 98,000 रुपए हम खर्चने में सक्षम रहे। ये हमारी सरकार की बेहतरी का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। और इसी प्रकार से हमारी सरकार ने तय किया कि ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने में और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। हमारी 2 बिजली वितरण कंपनियां हैं, एक DHBN और एक UHBN।
अब तीसरी हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक और कंपनी बना रहे हैं, जो केवल ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र के एरिया को स्पेशल बिजली सप्लाई करने के लिए सारी जिम्मेवारी उसके पास होगी। अब क्या है, रेजिडेंशियल के लिए वही है, इंडस्ट्री के लिए वही है, यूएच वाले या डीएच वाले। अब इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए हमारे हरियाणा एग्री डिस्कॉम एक नया यूनिट बना रहे हैं, जो केवल किसानों की सुविधाओं के लिए उनके ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, उनकी लाइन की व्यवस्था सभी करने की जिम्मेवारी उसकी होगी। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता है। इसी प्रकार से घाटे में चल रहे 300 पैक्स को हम इस साल के अंदर लाभ में लेकर आने का काम करें, क्योंकि हमारी जितनी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनका घाटा लंबे समय से चल रहा है। उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए हमने एक व्यापक योजना बनाई है, क्योंकि बहुत लोगों का जुड़ाव कोऑपरेटिव सोसाइटियों से है और वो लगातार जब घाटे में चल रहे हैं तो उनका स्थिति ठीक करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो ये हमने टारगेट रखा गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनमें सोलर सिस्टम को हम लेके आएंगे, ताकि जितना बड़ा सोर्सेज देश के अंदर लगभग साल में से 12 महीने में से 9 महीने बहुत सूर्य की रोशनी अवेलेबल है हमारे, परंतु आज तक उसका उपयोग नहीं हुआ। हमारे सरकारी दफ्तरों में भी थर्मल की और पावर प्लांट की बिजली यूज होती है। हम कम से कम सरकारी दफ्तरों की छतों पर तो सोलर को यूज करें। इससे प्रदेश के अंदर एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरा बिजली के अंदर जो बहुत महंगी बिजली पड़ती है उसके अंदर हमें बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। सक्षम के नाम से 500 करोड़ रुपए से एक विशेष फंड की स्थापना हम HSIDC औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मजदूर वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए अब इस समय है। लगभग 400 रुपए मजदूरी मजदूर को मिल रही है एवरेज। और आज हमारी सरकार ने 1 अप्रैल से 15,200 रुपए लगभग 500 रुपए की गरीब को मजदूरी मिनिमम मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमने मजदूर के लिए की है। इसी प्रकार से यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए लक्ष्य से एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा। वर्ष 2000 हंसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की हमारी योजना है, क्योंकि अभी नया नया हमारा जिला बना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा इसी साल में हम हंसी में दे देंगे। चाहे हमारा सेक्रेटरीट है, चाहे वहाँ के जिला के कार्यालय अधिकारियों के कार्यालय हैं, चाहे वहां पर जितनी कोई जो भी डिमांड जिला के एक बढ़िया मॉडल जिला बनने में हो सकती है वो सारी की सारी पूरा करने का हमने योजना बनाई है। इसी प्रकार से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। पहले हम तय करते थे कि जो लोग कम पानी का उपयोग करेंगे, धान की फसल को कम बोएंगे, चाहे वो मक्का बोए, चाहे वो उड़द बोए, चाहे वो मूंग बोए, या वो अपने खेत को जिस प्रकार से कम पानी की तरफ यूज करने का किसान पहले करता था, पहले हम उसको 6,000 रुपए या 7,000 रुपए का देते थे। 2,000 रुपए और अतिरिक्त हमको बोनस देंगे, ताकि पानी की जो सीमाएं हैं बड़ी सीमित हैं, उनका जितना हम बचा सकते हैं उनको बचाने का हम काम करेंगे। इसी प्रकार से PM कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसमें जो नए कनेक्शन ट्यूबवेल के देने हैं, बड़ी वेटेज लंबी चल रही है वेटिंग। उसमें हमने कहा कि किसान यदि अपने सोर्सेज पे सौर ऊर्जा के कनेक्शन लेना चाहता है तो उसमें 35,000 नए सौर ऊर्जा कनेक्शन देंगे, ताकि किसान को, छोटे किसान को ठीक समय पर बिजली और उसकी व्यवस्था हो सके। इस प्रकार की भी योजना है। और इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन पर जो दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हमने जो घोषणा की थी कि बहनों को 2100 रुपए उनके अकाउंट में भेजने का काम करेंगे, उसमें आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 तक कर दी। अब जितनी भी BPL परिवार की बहनें हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनकी आयु 23 साल से 60 साल के बीच में। परिवार में कितनी बहनें इसका लाभ लेंगी ये भी कोई लिमिट नहीं है, 2 होंगी तो 2 ले सकते हैं, माँ बेटी भी हो सकती है। यदि बेटे की पत्नी आ गई है, वो भी उस आय रेंज में आ रही है, तो उसको भी लाभ मिलेगा। हो सकता है कि 2 बेटी हैं, 1 माँ, 1 पुत्र वधु है, 4 भी हो तो चारों को भी लाभ देंगे। इसी प्रकार से प्रदेश में 3 लाख महिलाओं को लखपत दीदी बनाया जाएगा और पिंक कैब योजना शुरू की गई। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए का लोन बहनों को देंगे। कोई बहनें कैब चलाना चाहती है, मान लो कोई गर्ल स्कूल है या गर्ल कॉलेज है,
या इस प्रकार कोई बहनें अप डाउन करके बहुत सी बच्चियां या टीचर भी कंबाइंड गाड़ी करती है ना, हायर कर लेते हैं महीने के लिए। यदि उस प्रकार की कोई बहन हमारी बेटी उसका लाभ लेना चाहती है, वो टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करना चाहती है, उसको 10 लाख रुपए का लोन देंगे बिना किसी ब्याज के देंगे। ये सब बहनों की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ी हमारी सरकार ने योजना बनाई है। वीटा की और वेरका की ऐसी एजेंसी है, इसमें 4,000 नई हम दुकानें खोलने का हमारा प्रावधान है, जिसमें 33% रिजर्वेशन सिर्फ बहनों को देंगे। इसी प्रकार से 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में तथा 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में हम अपग्रेड किया जाएगा। और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर पारिवारिक वाहनों को मोटर वाहन में कर में 1% छूट दी है हमने। महिलाओं के नाम पर, यदि आप अपनी पत्नी के नाम पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कोई बहन के नाम पे कराना चाहते हैं, बेटी के नाम पे कराना चाहते हैं, इस प्रकार से रजिस्ट्री में हम छूट देते हैं। इस प्रकार से वाहन की जो उनकी स्लैब है उसमें मोटर वाहन कर में 1% की हम छूट देने का हमारी सरकार ने काम किया। लोहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समालका, मैम, रादौर व पेहों में 7 नए महिला पुलिस थाने खोले जाने की भी हमारी योजना है। और इसी प्रकार से अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 20% आरक्षण दे दिया गया। जो भी अग्निवीर रिटायर होकर आएगा, 4 साल की नौकरी करके आएगा, यदि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो 20% का उसको रिजर्वेशन हम देंगे। प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाकर इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को देंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत क्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम शुरू करके अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रति माह 1,500 रुपए की मासिक सहायता अलग से दी जाएगी। और प्रदेश में 700 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे युवाओं के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाने का इस साल के अंदर हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट हम बीपीएल परिवारों को आने वाले समय में देने की योजना बना रहे हैं। और इसी प्रकार से फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। HSIDC जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसमें प्लॉट्स में OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को प्लाट लागत में 10% की छूट देने की नई घोषणा की गई है। पहले हम SC को 20% की छूट दे रहे थे, अब नया सुझाव लोगों का है कि BC को भी दिया जाए, OBC को भी हमने 10% की। मान लो 10 करोड़ का प्लाट है, यूनिट है, तो उसमें 10% की छूट हो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना के तहत 2,20,000 घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसमें सब्सिडी आपको पहले से पता है कि हमारी सरकार दे रही है। और जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 से 400 बेड, जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 से 300 बेड का अपग्रेड करने की योजना है। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए 18 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। और मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करने का नया मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षा में और उद्योग में भी पहले HSIDC के हम प्लाट जब निकालते थे थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होती थी। जो नए MSME के बच्चे हैं वो काम तो करना चाहते हैं परंतु पूंजी कम है, जमीन में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। अब हमने तय किया है कि आप जमीन के पैसे नहीं दे सकते परंतु आप 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की लीज ले सकते हैं। अपना कारोबार स्टैब्लिश करो और वो लीज आप महीने की बनेगी या साल की जो बनेगी उसके अनुसार भी आप कारोबार कर सकते हैं। और 30 साल तक यदि आप अपने आप पैरों पे खड़े हो जाएंगे, प्रायोरिटी आपको होगी कि प्लाट आप ही खरीद लो। यदि आप नहीं खरीदने स्थिति में कोई और आपने व्यवस्था कर लिया तो बेशक से फिर दूसरे को देगा। इसी प्रकार से प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना हम पानीपत में करने जा रहे हैं। और राई के अंदर देश की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर हम एस्टैब्लिश करने की हमारी योजना है। और इसी प्रकार से प्रदेश में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी सुधार किया जाएगा। प्रदेश में नए 18 फ्लाईओवर और 12 RUB अंडरग्राउंड जो हमारे पुल का निर्माण भी किया जाएगा रेलवे लाइन के साथ साथ।
विद्यार्थियों के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। कनीना, नरवाना, गनौर व कलायत में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे और प्रदेश के सभी गांवों को आगामी 2 अक्टूबर तक ODF प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जादारियों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। सरकार की जमीन पे कब्जे हैं, ना तो वो कोर्टों में भी बहुत लंबी लंबी फाइलें इकट्ठी हो गई हैं, ना गरीब आदमी उसमें रह सकते, ना उसको एडवांस कर सकते। उसकी छत टूटी है तो छत टूटी पड़ी है, उसको भी ठीक नहीं कर पा रहे। तो हमने अब ये निर्णय किया है कि स्वामित्व के तहत उन लोगों को ठीक रेट पर उनको प्लाट देकर उनका कब्जा करा दिया जाए। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए ATS का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरुग्राम व दूसरा पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियां हैं उनका एक स्पेशल सेल हरियाणा सरकार ने बना दिया है ताकि किसी प्रकार की जान मान हानि की कोई नुकसान ना हो सके। और 150 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदे जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि मीडिया जगत के साथियों के लिए जो आर्थिक सहायता अधिकतम सीमा पहले 2.5 लाख थी, इमरजेंसी के अंदर उसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 5 लाख इस बजट में करने का काम किया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुझे केवल इतना ही कुछ कहना था। आपकी जिज्ञासा। मंत्री जी क्या कहेंगे? विपक्ष कहता है कि जो ये बजट पेश किया है हरियाणा सरकार ने सिर्फ लिपापोती की है। उनका कहना है जी, इसी में सवाल है कि सिर्फ कर्जा बढ़ाया, बजट में कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, अब विपक्ष को हमारी तारीफ करने के लिए तो बना है। 6 या 7 वाक्य हैं और यदि मैं बिल्कुल सच्चाई पे आ जाऊं, सच्चाई बता, जब हम विपक्ष में थे हम भी वही वाक्य यूज करते थे। नीरस बजट है, कमजोर बजट है, किसान के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं, गरीब के लिए, यही वाक्य है उनके पास। हम ये कह रहे हैं, जब हमने विपक्ष को आमंत्रित किया रेड बिशप में पंचकुला, सभी विपक्ष के MPs को भी, राज्यसभा मेंबर्स को भी, विपक्ष के MLAs को भी, नेता प्रतिपक्ष को भी, उस दिन तो वो आए नहीं। कहने लगे जाडा बहुत आया नहीं जानना। आज वो ये नीरस बजट, जब आपसे सुझाव मांग रहे थे हम, मुख्यमंत्री जी ने घर घर जाके लोगों से इतने सुझाव इकट्ठे किए हैं, वो तो ऑनलाइन पे भी डाल सके कोई सुझाव उस समय तो, क्योंकि सुझाव नाम की चीज तो है नहीं, केवल हमारा खिलाफ एक बाउंड्री खड़ा करना। और विपक्ष को भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज अच्छी हुई है, हरियाणा के लिए अच्छी हुई है, उनकी चर्चा करना हमारी जिम्मेवारी। मंत्री जी, अभी बजट में एक बात हुई है विदेशी निवेश के लिए। विदेशी निवेश केवल साउदर्न हरियाणा तक ही सिमट के रह गया। आपने पहले कोशिश की अफ्रीका के लिए, फिर एशिया के लिए, फिर यूरोप के लिए। ये तीनों की मैं खुद इसका सेक्शन, मुझे इस बात का पता है कि इन तीनों के जो तीनों सेक्शंस हमारे यहाँ आए, परंतु नॉर्दर्न हरियाणा में, ईस्टर्न हरियाणा में और वेस्टर्न हरियाणा में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। चूंकि हमारा हरियाणा ये डिजर्व करते हैं कि अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे आती है तो निश्चित रूप से हमारा हरियाणा तरक्की करेगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और एक सुलझो एक इकोनॉमिस्ट वाला सवाल है ये। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है। जब मैं लास्ट टाइम UK और इजराइल के दौरे पे मनोहर लाल जी के साथ में गया था, दिल्ली से ज्यादा चर्चा गुरुग्राम की है। दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनी के आज यदि हेड ऑफिस कहां पे है, वो गुरुग्राम में। क्योंकि सबसे बेटर बिजली व्यवस्था, सबसे बेटर लैंड ऑर्डर और सबसे बेटर हमने वहां पे फैसिलिटी लोगों को दी है। जब वो इंडस्ट्रियल जोन जो कट रहे थे, उस समय हमारे लोग यहाँ पर विरोध करते थे। साहावाड़ा भी आज तक डेवलप नहीं करने दिया। HSIDC का जो सेक्टर कब कटा था, 1995-96 में। सुनते होंगे ना बात ये, आज तक भी पूरी तरह डेवलप नहीं हो सका। हमारे लोगों ने तो लगातार विरोध किया। फिर मजबूरी में जहां लोगों ने सस्ती जमीन अवेलेबल कराई, अब इंडस्ट्रीज को तो हर चीजें चाहिए, पानी भी ठीक चाहिए, जमीन भी सस्ती चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। वो सारी चीजें सदन हरियाणा के लोगों ने करा दी। हालात चाहे कुछ भी थे, उसका पीछे भी कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि सारा का सारा रेत ही रेत था। पिछले सरकारों ने देखी की थी सदन हरियाणा की, परंतु जहां मरब्बों की कीमत नहीं थी, आज वहां पे इंचों में कीमत है। अब गुड़गांव में जमीन कोई गजों में नहीं बिकती, गुड़गांव में तो जमीन अब फुटों में भी नहीं बिक रही, अब तो मीनारों में बिक रही है। तो वो आज डेवलप कर गए। परंतु मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जिसका विपक्ष के लोग बड़ा जबरदस्त विरोध करते हैं और मजाक में इस बात को करते हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, कार्गो एयरपोर्ट
आज हम हिसार में लेके आ गए। अब हिसार सरसा डबवाली से लेके और दिल्ली तक पूरा का पूरा जोन एग्रीकल्चर जोन है, कोई संभावना थी नहीं। आज इतना बड़ा कार्गो एयरपोर्ट वहां पर आने से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली से लेके और डबवाली तक आने वाले 5 साल के बाद आपको पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जोन मिलेगा। कहीं पर भी आप लोगों को ये शिकायत नहीं मिलेगी। अब हमने जींद में HSIDC का बड़ा लेके आए हैं सिस्टम, सारे विरोध पे उतर के जी माना जाड़ रहे हैं, जी माना मार रहे हैं। तो अब ये चीजें हमारी भी मानसिकता से हमें निकालनी पड़ेगी। और आप मीडिया मैन हो, आप फ्यूचर भी देखते हो, आप पास्ट भी देखते हो। यदि आप अपने लोगों को इस बात की प्रेरित करेंगे तो हरियाणा सरकार नॉर्दर्न हरियाणा के लिए भी सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी क्या काल से प्रभावित हुए कब उनके कारोबार कोरोना का और नोटबंदी से उन लोगों के माथे पे कलंक का टिक्का लग चुका है, और उन लोगों को किसी भी तरह से सरकार के माध्यम से योजनाएं तो बहुत चली पर लेकिन लोन किसी तरह का अवेलेबल। चलो, मैं आपके पास यदि कोई ऐसी मामले हैं, कोई स्पेशल मामला होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारी हर यूनिट अलग अलग तरीके से काम कर रही है। कोई विशेष आएगी तो आप हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे यहाँ की टीम को देने का काम करें, उस पर संज्ञान लें। मंत्री जी केजरीवाल बजट बहुत आपने अच्छी बातें बताई, 15 प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र को मिले हैं, लेकिन बाईपास की घोषणा नहीं हुई। सबसे पुरानी मांग कुरुक्षेत्र। नहीं, बिल्कुल आपका वो बाईपास की तो घोषणा पीछे हो गई थी, इस बजट में 15 नहीं पिछले जो पिछले बजट में होगा तो पिछले बजट में होगा। अब मेरे को इस बजट का ये ध्यान नहीं आ रहा बाईपास वाला, और यदि कोई ऐसी बात है तो सीएम साहब ने पिछले दिनों गीता जयंती में भी घोषणा की है। और इससे पहले जो हमारा दिसंबर में हमारा जो सेशन आया था उसमें शायद घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री जी ने, शायद पिछले बजट में। शायद मैं कंफ्यूज हूँ वैसे। बाईपास की 4 लेन की हुई है, 4 लेन की हुई है। बाईपास की। मंत्री जी केजरीवाल बरी हुए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाला था ताकि दिल्ली का चुनाव जीत सके। तो यदि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, देश में सरकार बीजेपी की, आरोप किस पे लगे? हम पारे पे लगेंगे ना, और किस पे लगाएंगे? सोनिया गांधी पे लगाएंगे, राहुल गांधी पे क्या लगाएंगे। कहेंगे जिस बारे में? नहीं, उनका कहना है वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, परंतु लोअर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, अभी मामले ऊपर भी पड़े हैं। अब मेरे पास तो, मैं तो बहुत ज्यादा कानून का बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार का उन्होंने हाई तो वो मचा रखी है, इतना हाई तो मचाने की जरूरत नहीं है। और सच्चाई स्वयं केजरीवाल को पता है, सच्चाई उसके आम आदमी पार्टी के लोगों को पता है, और सच्चाई सभी को पता है कि उन्होंने अपने टाइम में किस प्रकार से शराब के मुद्दे को लेकर एक्साइज के अंदर जिस प्रकार की गड़बड़ घोटाले किए, वो सभी को पता है। और लोअर कोर्ट में निर्णय आने से फाइनल हो जाता। ट्रेड डील पे किस तरह से फायदा मिलने वाला है? ट्रेड डील की कई कैटेगरीज को लेके अलग अलग तरीके से हमारा तो, अब देश के प्रधानमंत्री का क्या सोच है कि आने वाले समय के अंदर हम एक्सपोर्टर बने। हम मोबाइल में एक्सपोर्टर हो गए हैं। हमारे 1000 करोड़ का, केवल 1000 करोड़ का इतने बड़े देश के अंदर हम एम्यूनिशन या हम जितने भी हथियार केवल 1000 करोड़ की सप्लाई करते थे, आज 1200-1300 करोड़ पे चला गया ना, 12-13 हजार करोड़ पे चला गया पिछले 10 साल के अंदर। दुनिया के अंदर हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ी है। अब इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर भी, इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी, कपड़े के भी हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बने हैं देश के अंदर। इस प्रकार से लेदर में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी चीजें अलग अलग कैटेगरीज हैं, और यदि सारी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा तो फिर आपका भी टाइम लग जाएगा, मेरा भी टाइम लग जाएगा। ठीक है सर, एक इससे अलग क्वेश्चन है। आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु के घर पे हमला हुआ था, उसका एक आरोपी है धर्मेंद्र हुड्डा, उसने विदेश में बैठ के एक वीडियो वायरल करा है कि इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, उस पर संगीन आरोप लगाए वीडियो जारी करके। उसने कहा सारा परी प्लान था। इस पर क्या कहना है? देखिए मेरी बात सुनो, अब वो आदमी विदेश में बैठा है, वीडियो डाल रहा है, अब ऑथेंटिसिटी क्या है, मैं क्या बोलूंगा? अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कह देंगे केजरीवाल की तरह रखे अंदर कर दिया, इन्हीं के आदमी के खिलाफ बोलते हैं, इन्हीं के आदमी। मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा तो फिर लोग वीडियो बना कर फिर मेरे के खिलाफ डालने लग जाएंगे। इसलिए वो जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है। हुड्डा जी अपना जवाब दे देंगे, हुड्डा जी कहीं मिल जाए आप पूछ लेना। मंत्री जी, सरकार कोई भी पॉलिसी लेकर आती है, अभय चौटाला का बयान आता है, लेकिन बजट के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या उन्हें बजट पसंद आया? अभय चौटाला से आप बात करो, मैं क्या बात करूं? मेरी बात को कोई प्रतिक्रिया दे देगा वो? बीजेपी